सुपर हीरो जॉनरा की पहली फैमिली एक बार फिर बड़ी स्क्रीन पर वापस आ रही है। सीक्रेट वॉर्स के असली हीरो की एंट्री हो चुकी है। फैंटास्टिक फोर जो पहले 2 लाइव एक्शन अटेम्प्ट्स में अपनी लेगेसी स्टैब्लिश नहीं कर पाई, वो अब एमसीयू के सबसे बड़े सागा का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बनने वाली है। पर क्या आप जानते हैं कि फैंटास्टिक फोर सिर्फ एक सुपर हीरो टीम नहीं, बल्कि मार्वल के सबसे आइकॉनिक मोमेंट्स का फाउंडेशन है। अगर ये टीम ना होती तो ना डॉक्टर डूम होता, ना गैलेक्टस होता और शायद सीक्रेट वॉर्स भी नहीं होते। और यही नहीं, इन्हीं की वजह से मार्वल कॉमिक्स का मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। तो सोचिए, जब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी एमसीयू फाइनली फैंटास्टिक फोर को इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो इसका इंपैक्ट फेज 6 और उसके बाद के सभी फेजेस पर कितना बड़ा होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के समझते हैं मार्वल की फर्स्ट फैमिली फैंटास्टिक फोर के बारे में, और इस बारे में भी पता लगाते हैं कि क्यों ये एमसीयू के फ्यूचर के लिए बहुत क्रूशियल है। तो फैंटास्टिक फोर की इस टीम के इंपॉर्टेंस के बारे में जानने से पहले आओ एक बार इनके रेलेवेंस को जानते हैं। ये मार्वल के उन हिस्सों में से एक है जिन्हें मार्वल बहुत अच्छे से अलोंग द ईयर्स डेवलप करता आया है। पर मार्वल को फैंटास्टिक फोर की जरूरत क्यों पड़ी थी? इसने मार्वल को रिवाइव किया। कॉमिक्स का गोल्डन एज 1950 तक रहा था, तो उस वक्त डीसी और मार्वल के कई सारे कैरेक्टर पॉपुलर हो चुके थे। पर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सुपर हीरो कॉमिक्स की सेल बहुत बुरी तरह गिर चुकी थी। तो इस हालत से बाहर आने के लिए डीसी ने इंट्रोड्यूस किया था जस्टिस लीग ऑफ अमेरिका को, जिसमें डीसी के सारे पॉपुलर हीरोज थे। और डीसी का ये आइडिया बहुत पॉपुलर हुआ और इसीलिए मार्वल ने स्टैनली से कहा कि उन्हें भी एक ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। और तभी स्टैनली ने सोचा कि उन्हें कोई ऐसा ग्रुप नहीं दिखाना जहां रैंडम सुपर हीरोज की टीम हो, बल्कि उन्होंने सोचा कि वो डायरेक्टली एक फैमिली ही बनाएंगे जिनमें बहुत फ्लॉज होंगे, जो हर वक्त एक दूसरे से एक अलग ओपिनियन रखेंगे और उनकी आपस में भी बहुत कम बनेगी, पर तब भी वो एक सुपर हीरो टीम होंगे। और फिर स्टैनली ने बनाया द फैंटास्टिक फोर को, और इस एक आइडिया ने मार्वल को भी डीसी के साथ रिवाइवल की रेस में खड़ा कर दिया। पर फैंटास्टिक फोर कई मामलों में एक आम सुपर हीरो टीम से बेहतर थी, पर इसका बेस्ट पार्ट था इसका डेवलपमेंट। 1960s ही वो दौर था जब दुनिया का साइंटिफिक डेवलपमेंट जोरों पर था। यूएस और यूएसएसआर के बीच स्पेस वॉर चल रहा था, तो इन्हीं रियल वर्ल्ड एलिमेंट्स को ही इस्तेमाल करते हुए स्टैनली ने इनकी स्टोरी को गढ़ा था, जहां वो खुद से एक स्पेस शटल बनाते हैं और स्पेस में चोरी छुपे चले जाते हैं। और फिर कॉस्मिक वेव्स जब इनके शटल के एंटी मैटर फ्यूल सोर्स से टकराती है, तब इन्हें इनके पावर्स मिलते हैं, जैसे एक नॉर्मल फैमिली होती है। और मैंने इसीलिए कहा कि इनकी स्टोरीज अक्रॉस द ईयर्स डेवलप की गई है, क्योंकि फैंटास्टिक फोर कॉमिक्स की स्टोरीज की जो फ्लुएंसी और कंटिन्यूटी है, वो 60s से लेकर आज तक आप एक कंटिन्यूटी में बिठा सकते हो। और शायद इसीलिए एमसीयू भी अब फैंटास्टिक फोर को इसी अप्रोच के साथ दिखाना चाहता है। फैंटास्टिक फोर की ये टीम एक अल्टरनेट अर्थ के 60s में एग्जिस्ट कर रही होगी। पर अब बात करते हैं इस टीम के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर के बारे में, एक मास्टरमाइंड। तो अब हम बात करेंगे उस कैरेक्टर की जो कि फैंटास्टिक फोर की टीम का 99% वाला स्टैट होल्ड करता है, और वो है डॉक्टर रीड रिचर्ड्स। रीड पूरे मार्वल हिस्ट्री के वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रेन्स में से एक है, एक अनपैरेलल्ड इंटेलेक्ट, डॉक्टर डूम से भी ज्यादा ब्रिलियंट, टोनी की बराबरी का एक साइंटिस्ट, और सबसे बड़ी बात, एक कमाल का स्पेस एक्सप्लोरर। वो रीड रिचर्ड्स ही था जिसने सीक्रेट वॉर्स के दौरान इनकर्जन को सबसे करीब से समझा था, चाहे वो अर्थ का हो या अल्टीमेट यूनिवर्स वाला उसका काउंटर पार्ट। वो रीड ही था जिसने इनकर्जन के पूरे फिनोमेना को स्टेप बाय स्टेप समझकर इल्यूमिनाटी की टीम को बताया भी था और काउंटर मेजर्स ढूंढने को भी कहा था। वो रीड ही था जिसने सीक्रेट वॉर्स के एंड में 7th मल्टीवर्स खत्म हो जाने के बाद अपने बेटे फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के साथ मिलकर 8th मल्टीवर्स को बनाने का फैसला लिया था। तो कॉमिक्स में रीड पूरे मल्टीवर्स का सेवियर भी है। इनफैक्ट ये बंदा इतना गोटेड है कि फैंटास्टिक फोर इशू 570 में रीड को पता चलता है कि पूरे मल्टीवर्स में जितने रीड्स हैं उन सब ने मिलकर एक काउंसिल ऑफ रीड बना रखा है, जहां पूरे मल्टीवर्स के रीड्स मिलकर सारी अनंत रियलिटीज की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूंढते हैं। मतलब तुम इंटेलिजेंस देख रहे हो इस बंदे का। वही रीड पूरे मार्वल यूनिवर्स के उन गिने चुने कैरेक्टर्स में से एक है जिसे ट्रू एटर्निटी नाम से जानता है। तो इस तरह के कैरेक्टर के बिना सीक्रेट वॉर्स का सागा तो बनता ही नहीं, और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और कहीं ना कहीं हमें ये इस नए फैंटास्टिक फोर मूवी में भी देखने को मिले, जहां अल्टरनेट अर्थ भी इस इनकर्जन के प्रॉब्लम को फेस करेगी और हमारे रीड रिचर्ड्स वहां इस फिनोमेना को समझने की कोशिश करेगा। इस इनकर्जन को रोकने के लिए ही हो सकता है गैलेक्टस वहां आ जाए और वो अर्थ को तबाह करके
इनकर्जन रोकने की कोशिश करे, पर इसी प्रोसेस में उसकी फैंटास्टिक फोर से भिड़ंत हो जाए। पूरी मूवी के दौरान हम देख सकेंगे कि रीड इनकर्जन को समझ ही चुका होगा, पर उसकी दुनिया के लिए बहुत देर हो चुकी होगी। ये अल्टरनेट रीड का यूनिवर्स इनकर्जन में तो खत्म हो जाएगा, पर फैंटास्टिक फोर कलेक्टिवली डिसाइड करेंगे कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, और फिर शायद फैंटास्टिक फोर की टीम ही हमारे 616 यूनिवर्स में आ जाए और यहाँ पर अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करे एवेंजर्स और बाकी हीरोज के साथ, ताकि इनकर्जन से डील किया जा सके। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि रीड ही वो इंसान है जिसने इनडायरेक्टली हमें डॉक्टर डूम दिया। अगर ये बंदा विक्टर को इंटेलिजेंस में मात नहीं देता तो विक्टर कभी डॉक्टर डूम नहीं बनता। पर यही हमारे सामने सवाल आता है कि डॉक्टर डूम क्या हमें एवेंजर्स डूम्सडे में सीधा विलन बनता हुआ दिखेगा? उसे थैनोस की ही तरह कहीं ना कहीं पहले ही दिखाना होगा। तो क्या फैंटास्टिक फोर मूवी वो प्रोजेक्ट बन सकती है? और अगर ऐसा है तो फिर हमें मूवी में डॉक्टर डूम किस तरह दिखाया जा सकता है? तो इस चीज को लेकर लोग एक थ्योरी को डिस्कस कर रहे हैं, एक पुरानी दोस्ती। तो इस पॉइंट से तो हम भी एग्री करेंगे कि डॉक्टर डूम को डूम्सडे से पहले एक दूसरे प्रोजेक्ट में तो दिखाना जरूरी है, वरना फिर वो बिल्डअप मिस हो जाएगा जैसा थैनोस के टाइम पे था, और जैसा एटलीस्ट कैंग को भी देने की कोशिश करी गई। और फैंटास्टिक फोर मूवी इस चीज का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। पर मूवी में जब विलन गैलेक्टस है तो फिर हमें डूम कैसे दिख सकता है? तो ये थ्योरी कुछ ऐसी है जहां फैंटास्टिक फोर की टीम कंप्लीटली एक अल्टरनेट अर्थ की नहीं है, बल्कि वो शुरुआत में हमारे 616 यूनिवर्स में ही होंगे, पर वो किसी रीजन से एक अल्टरनेट रियलिटी में चले जाएंगे और वहां पर जाकर वो कई साल बिताएंगे। वहां रहने के क्रम में वो मिलेंगे वहां के साइंटिस्ट डॉक्टर विक्टर वॉन डूम से, और रीड और विक्टर की दोस्ती हो जाएगी। ये विक्टर वॉन डूम रॉबर्ट डाउनी जूनियर वाला ही डूम होगा, पर इस मूवी के इवेंट के दौरान अभी वो डॉक्टर डूम नहीं बना होगा। रीड और डूम की दोस्ती काफी वक्त तक चलेगी और फिर इनके यूनिवर्स में होगा इनकर्जन। इनकर्जन के वक्त गैलेक्टस आएगा और फिर वही सारी चीजें होंगी जैसा हमने अभी डिस्कस किया था। फैंटास्टिक फोर की टीम इस यूनिवर्स को नहीं बचा पाएगी, पर वो वहां से भागकर वापस 616 में आने का तरीका ढूंढ लेंगे। पर उन्हें ये रियलाइजेशन नहीं होगा कि उस तबाह हो चुके अल्टरनेट यूनिवर्स में सिर्फ वो ही नहीं बचे, बल्कि विक्टर भी बच गया, और उसने ये सब होते हुए देखा होगा कि किस तरह उसका बेस्ट फ्रेंड रीड उसके यूनिवर्स को मरता हुआ छोड़कर चला गया। और फिर डॉक्टर डूम मूवी के एंड में ये ठाने कि अब वो पावर सीख करना शुरू करेगा। अब वो तरीका ढूंढेगा अपने अंदाज में, ताकि वो इस प्रॉब्लम से खुद डील कर सके और साथ ही साथ फैंटास्टिक फोर से अपना बदला ले सके। और फिर रॉबर्ट डाउनी जूनियर का डूम निकल पड़ेगा एक कॉस्मिक कॉन्करर बनने के लिए। तो इस थ्योरी के हिसाब से हमें पूरी मूवी के दौरान रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डॉक्टर डूम सिर्फ विक्टर के रूप में दिखेंगे, और मूवी के एंड में या फिर कई पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें विक्टर के विलन आर्क की शुरुआत दिखेगी। और मेरे हिसाब से तो ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि फैंटास्टिक फोर मूवी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंडिंग के साथ खत्म होनी ही चाहिए। अब वक्त आ चला है जब एमसीयू को अपना कॉस्मिक गेम शुरू कर देना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि फैंटास्टिक फोर सबसे बड़ी टीम नहीं है, बल्कि मार्वल के सबसे बड़े सागा का फाउंडेशन है। एमसीयू अब फाइनली इन्हें इंट्रोड्यूस कर रहा है और इनका इंपैक्ट फेज 6 के फ्यूचर और ओवरऑल मल्टीवर्स सागा पर बहुत बड़ा होने वाला है। डॉक्टर डूम का विलन आर्क हो या गैलेक्टस का टेरर, फैंटास्टिक फोर की एंट्री एक गेम चेंजर होने वाली है। अब सवाल यह है कि क्या मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में फैंटास्टिक फोर को उनका लेजेंडरी स्टेटस मिलेगा जो कॉमिक में वो होल्ड करते हैं? क्या रीड हमें दिखेगा एमसीयू के सबसे इंटेलिजेंट कैरेक्टर के साथ साथ सीक्रेट वॉर्स के हीरो के रूप में? और क्या विक्टर वॉन डूम एक विलन के तौर पर थैनोस से बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करेगा? आपका क्या मानना है? फैंटास्टिक फोर एमसीयू के फ्यूचर को बदल सकते हैं कि नहीं? कमेंट सेक्शन आपका है, खुल के बात करिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, बहुत अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।